नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में फिर इस निंदा पर हुई हत्या, चाकू घोंपकर नाबालिग ने अल्पसंख्यक को मार डाला। पाकिस्तान में एक बार फिर इस निंदा की घटना सामने आई है। इस बार पाकिस्तान के एक किशोर की कथित इस निंदा के आरोप में हत्या कर दी गई। पिछले 4 दिनों में यह इस तरह की दूसरी घटना है। शिया अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का चाकू घोंपकर मार दिया गया। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक इस निंदा की घटना सुर्खियों में रही थी, जिसमें उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में कथित तौर पर पवित्र कुरान का अपमान करने पर गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इसके बाद एक थाने में आग लगा दी गई। थाने में घुसकर भीड़ ने गोलीबारी की। पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की। इस हिंसा में 8 लोग घायल हुए। वहीं अब इस निंदा का एक अन्य मामला सामने आया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक 14 वर्षीय मदरसा छात्र ने पैगंबर मोहम्मद के साथियों के खिलाफ कथित तौर पर बोलने पर शिया अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दरअसल रविवार को लाहौर से लगभग 170 किलोमीटर दूर गुजरात के कुंजाह में नाबालिग मदरसा छात्र ने अपने पिता और चाचा की टिप्पणियों से उकसाए जाने के बाद 55 वर्षीय नजीर हुसैन शाह की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। नाबालिग के पिता, जो एक सुन्नी मस्जिद में प्रार्थना नेता हैं, नाबालिग को उसके चाचा ने उसे बताया था कि नजीर हुसैन शाह अक्सर पैगंबर के साथियों के खिलाफ बोलते थे। इस बार से गुस्सा होकर वह अपने घर से चाकू लेकर निकला और उसने शिया समुदाय के नजीर हुसैन शाह पर चाकुओं से वार किए, जब तक कि वह मर नहीं गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, अपने पिता और चाचा की बातों में आकर क्रोधित नाबालिग ने अपने घर से चाकू लेकर निकला। रविवार दोपहर वह नजीर हुसैन शाह से भिड़ गया। उस पर नाबालिग ने कई बार वार किए और उसे मौके पर ही मार डाला। नजीर को मारकर किशोर मौके से भाग गया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम बनाई गई है। पिता और चाचा के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ममता का मोदी को खत, बांग्लादेश के साथ पीएम की वार्ता में नहीं बुलाने पर आलोचना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में शामिल नहीं करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने खुद को आमंत्रित नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। ममता ने इसको लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने केंद्र और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे पर बातचीत पर आपत्ति जताई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंधों का जिक्र किया है और कहा, राज्य सरकार की राय और परामर्श के बिना इस तरह के एकतरफा विचार विमर्श और चर्चा न तो स्वीकार्य है और न ही जरूरी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन तथा 1996 की गंगा जल संधि को नया रूप देने पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी। समझौते के अनुसार भारत तीस्ता नदी के पानी के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक बड़ा जलाशय और उससे संबंधित बुनियादी ढांचा बनाने के लिए तैयार है। हालांकि इससे ममता बनर्जी नाराज हैं। वह लंबे समय से जल बंटवारे के समझौते का विरोध कर रही हैं और फरक्का बैराज पर राज्य में कटाव, गाद और बाढ़ की समस्या के लिए आरोप लगा रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, इस तरह के समझौते के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होंगे। मुझे पता चला है कि भारत सरकार भारत बांग्लादेश फरक्का संधि को नया रूप देने की प्रक्रिया में है, जो 2026 में समाप्त हो रही है। यह एक संधि है जो बांग्लादेश और भारत के बीच पानी के बंटवारे के सिद्धांतों को रेखांकित करती है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पश्चिम बंगाल के लोगों की आजीविका को बनाए रखने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और फरक्का बैराज में जो पानी मोड़ा जाता है वह कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। बीजेडी ने कहा, अब बीजेपी का समर्थन नहीं सिर्फ विरोध होगा। एनडीए में बीजेपी के लंबे समय तक और सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक रहे नवीन पटनायक के बीजेडी ने बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की और उनसे 27 जून से शुरू होने वाले सत्र के दौरान एक मजबूत विपक्ष के रूप में पेश आने को कहा। ये उस बीजेडी की घोषणा है जिसने या तो लंबे समय तक बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई है या फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन सरकार की नीतियों का समर्थन किया है। बीजेपी और बीजेडी के बीच 1998 से 2009 के बीच 1 दशक से अधिक समय तक गठबंधन रहा था। दोनों दल 2009 तक 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े थे, लेकिन इस लोकसभा व विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और इसमें बीजेडी को काफ़ी नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में 78 सीटें जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई है, जबकि नवीन पटनायक का बीजेडी 51 सीटें ही जीत पाया। भाजपा ने लोकसभा की 21 में से 20 सीटें जीत ली है।
वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ सत्तारूढ़ बीजेडी का खाता भी नहीं खुल सका है। इस तरह के चुनाव नतीजों के बीच ही दोनों दलों के बीच अब उस तरह का व्यवहार नहीं रहा है जैसे पहले रहता था। लोकसभा का सत्र शुरू होने के साथ ही सोमवार को बीजेडी ने राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में पटनायक ने सांसद से राज्य के हितों से संबंधित मुद्दों के उचित तरीके से उठाने को कहा। अनशन पर ब्रेक, आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद भूख हड़ताल खत्म। संजय सिंह बोले, संसद में उठाऊंगा जल संकट मुद्दा। दिल्ली में जल संकट को लेकर भूख हड़ताल कर रही जल मंत्री आतिशी की 24-25 जून की दरमियान रात तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अन्य पार्टी नेता कार्यकर्ता आतिशी को देर रात लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टरों के पास लेकर पहुंचे। आतिशी का हेल्थ बुलेटिन सामने आ गया है। मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य पर LNJP अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने कहा कि जब आतिशी को अस्पताल लाया गया तो उनका ब्लड शुगर कम था, उनका सोडियम लेवल भी कम था। उन्हें इमरजेंसी ICU में भर्ती कराया गया है। उन्हें अभी IV फ्लूइड पर रखा गया है। उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर अभी स्थिर हैं। कुछ ब्लड टेस्ट किए गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अब अनशन की लड़ाई को विराम दिया जा रहा है। सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर पानी की आवाज़ को बुलंद करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता होगी। मौसम भी ठीक हुआ है, पानी की मात्रा भी बढ़ी है। 10 MGD पानी बढ़ा है, स्थिति बेहतर होगी। अब 90 MGD पानी रोजाना दिल्ली आ रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, रात से ही उनका ब्लड शुगर लेवल गिरा रहा था। जब हमने उनका ब्लड सैंपल दिया तो शुगर लेवल 46 निकला था। जब हमने पोर्टेबल मशीन से उनका शुगर लेवल चेक किया तो लेवल 36 निकला। डॉक्टर जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही वे कोई सुझाव देंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, उनका ब्लड शुगर लेवल 43 तक पहुंच गया है। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। आतिशी ने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उनका शुगर लेवल गिर गया है, कीटोन बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। वह अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, वह दिल्ली के लोगों के लिए, पानी के लिए लड़ रही हैं। स्पीकर पद के लिए अब कल चुनाव होगा। कांग्रेस के सुरेश ने नामांकन किया। सत्ता पद से ओम बिरला का नाम स्पीकर के प्रत्याशी के तौर पर सामने आने के बाद विपक्षी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी कांग्रेस सांसद के सुरेश को बनाया है। के सुरेश ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले राहुल गांधी के बयान से साफ हो गया था कि विपक्ष प्रत्याशी उतारेगा। स्पीकर पद के लिए चुनाव बुधवार 26 जून को है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर इस घटनाक्रम के पहले कहा था। कल राजनाथ सिंह जी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को फ़ोन किया और कहा कि आप हमारे स्पीकर पद के उम्मीदवार का समर्थन कीजिए। हम स्पीकर का समर्थन करने को तैयार हैं, पर संसदीय परंपरा के अनुसार उपसभापति विपक्ष का होना चाहिए। यूपीए में भी यही हुआ था। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि वह दोबारा फ़ोन करेंगे, लेकिन अभी तक फ़ोन नहीं आया। नीयत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। इस मुद्दे पर सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव का कहना है, जल्दी ही सब कुछ सामने आ जाएगा। विपक्ष की मांग थी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। हमारी पार्टी का भी यही राय है। उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता रहा है। यूपीए सरकार में कांग्रेस ने हमेशा यह पद विपक्ष को दिया। भाजपा ने 2014 में अपनी सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक के M थम्बीदुरई को उपाध्यक्ष नियुक्त किया था, तब भी उसने विपक्ष को यह पद नहीं दिया। 2019 से यह पद खाली रहा। अब 2024 में वो फिर से इस पद के लिए पैंतरेबाजी कर रही है। विपक्ष ने पेशकश की थी कि स्पीकर का चुनाव आम राय से हो और डिप्टी स्पीकर विपक्ष से बने, लेकिन भाजपा ने यह मांग स्वीकार नहीं की। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। योगी सरकार लाएगी अध्यादेश। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और RO-ARO परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाला खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्तावों पर सहमति दे दी गई है। बैठक में प्रदेश के तीनों बड़ों शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में एक निश्चित धनराशि के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की सेल्फ प्रिंटिंग संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ई स्टाम्पिंग नियमावली 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। बरेली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 35 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने की मंजूरी दी गई है।
वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के 71 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करने पर सहमति दी गई है। यूपी में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था प्रोमोट फार्मा प्रारंभ किए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। खड़गे का जवाब, 10 साल से अघोषित इमरजेंसी, मोदी जी रस्सी चल गई, ऐंठन नहीं गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को याद किया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि मोदी लगातार इमरजेंसी का जिक्र कर कब तक शासन करने का इरादा रखते हैं। आप इसे 100 बार दोहराएंगे। इमरजेंसी घोषित किए बिना आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं, इसे सामने लाकर आप कब तक शासन करने की योजना बना रहे हैं। खड़गे ने कहा कि देश को आशा थी कि मोदी जी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने घिसे पिटे शब्द आज जरूरत से ज़्यादा बोले। इसे कहते हैं रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। खड़गे ने कहा कि नीट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, पर उन्होंने अपनी सरकार की धांधली व भ्रष्टाचार के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना के बारे में भी मोदी जी मौन साधे रहे। खड़गे ने पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में है, पर मोदी जी न वहां गए और न ही उन्होंने आज के अपने भाषणों में ताज़ा हिंसा के बारे में कोई चिंता व्यक्त की है। असम व पूर्वोत्तर में बाढ़ हो, कमर तोड़ महंगाई हो, रुपए का गिरना हो, एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट घोटाला हो, मोदी जी ने इन पर चुप्पी साध रखी है। अगली जनगणना को लंबे समय से मोदी सरकार ने लंबित रखा है। जातिगत जनगणना पर भी मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। खड़गे ने कहा, जनता को काम चाहिए, नारे नहीं, ये खुद याद रखें। विपक्ष व इंडिया गठबंधन संसद में आम राय चाहता है। हम जनता की आवाज़ सदन, सड़क और सभी के समक्ष उठाते रहेंगे। संविधान की रक्षा हम करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम इसे पूरा करेंगे और साबित करेंगे कि आप सही हैं। मुझे इस टीम पर गर्व है। दरअसल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले विंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने भविष्यवाणी की थी कि भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। हालांकि मेजबान वेस्टइंडीज बाहर हो गया है, लेकिन लारा की बाकी 4 टीमें पहुंचने में कामयाब रही। वेस्टइंडीज की जगह दक्षिण अफ्रीकी की टीम सेमीफाइनल में है। ब्रायन लारा की भविष्यवाणी बाकी किसी भी क्रिकेट पंडित की भविष्यवाणी से सबसे सटीक है। विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव का मुकाबला इमरजेंसी से कर रहे मोदी। विपक्षी इंडिया गठबंधन और पीएम मोदी की बीजेपी के बीच अब संविधान बनाम इमरजेंसी के नैरेटिव की लड़ाई हो गई है। पीएम मोदी ने मंगलवार को 49 साल पहले लगाए गए इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस मानसिकता के कारण इमरजेंसी लगाया गया था वह उसी पार्टी में बहुत ज़्यादा मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को संविधान के प्रति प्रेम का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी का यह हमला तब आया है जब एक दिन पहले सोमवार को ही सांसद के रूप में पीएम मोदी के शपथ के दौरान विपक्ष ने हाथों में संविधान लहराया था और कहा था कि वे संविधान की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक कई पोस्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। इमरजेंसी के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंदा, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को लोकसभा में जब सांसद के रूप में शपथ ले रहे थे तो विपक्षी सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लहरा रहे थे। संसद से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि यह विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ब्रिटिश जेल से बाहर आए असांजे, अमेरिका से हुए समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया लौटने का रास्ता साफ। विलिकिंस के संस्थापक जूलियन असांजे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उनका ब्रिटिश जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल वे अमेरिका के साथ समझौते के तहत आरोप कबूल करने को तैयार हो गए हैं। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अब उनके वापस अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है। विलिकिंस ने मंगलवार सुबह ब्रिटिश समय अनुसार दावा किया कि जूलियन असांजे अब आज़ाद हैं। उन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया है।
वे स्थानीय समय अनुसार बुधवार सुबह अमेरिका पहुंच सकते हैं। 52 साल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक असांजे पर अमेरिकी सरकार ने 2010 में इराक और अफगानिस्तान में जंग से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने में उनकी भूमिका का आरोप लगाया था। असांजे पर जासूसी के 17 आरोप और उनकी वेबसाइट पर अमेरिकी दस्तावेजों के प्रकाशन को लेकर कंप्यूटर के दुरुपयोग का एक आरोप था। असांजे ने 7 साल तक लंदन के इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। इसके बाद पिछले 5 साल उन्होंने ब्रिटेन की जेल में बिताए। बताया जा रहा है कि असांजे को 62 महीने की जेल तक की सजा हो सकती है। हालांकि असांजे ने ब्रिटेन की जेल में करीब 5 साल यानी 60 महीने बिताए हैं, तो इससे उनकी सजा पूरी मानी जाएगी। ऐसे में वे अपने मूल देश ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।